खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। खैर मकदम है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। आज भी प्रोग्राम सलाम जेके में हमारा और आपका साथ रहेगा 90 मिनट तक, यानी 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप टीवी स्क्रीन के अलावा हमारे साथ रहेंगे। वक्तन फक्तन वहाँ हम अपडेट्स करते हैं। इसके अलावा लाइव नशरियात भी फेसबुक पर आप देखिएगा। अपने कमेंट से, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से भी मज़ीद कोई कमियां हों, खामियां हों तो वो ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे, उसमें आप हमारी मदद फरमाएंगे। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत है, उनकी तरफ एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और मुल्क के साथ बैरून मुल्क क्या कुछ सूरत हाल है, कुछ बड़ी खबरें आपको थोड़ी देर में बताएंगे और प्रोग्राम के आखिर में लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शामिल होगा। स्टूडियो में नई दिल्ली में मेरे साथ मौजूद हैं सनम एजाज। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, मेरे साथी आसिफ रशीद। और आसिफ ने जिस तरह बताया कि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी नजर आएगी 10 बजे तक। हम जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों में जो कुछ बड़ा हो रहा है उस पर हमारे खास नजर आएगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ कराएं और अगले इस पूरे टेन्योर के दौरान शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं कि हस्ब फॉर्मेट हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की तारीख के दिन के हवाले से। और आज का दिन माजी के अवरात को, क्योंकि माजी को भूलना नहीं है, हमें माजी अपने याद रखना है, पास्ट से हमें सीखना है और उसी पास्ट में आज के दिन पे क्या हुआ था यह हम आसिफ बताएंगे। और तारीख के अवराक को पलटते हुए सबक भी सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। इतिहास में आज का दिन क्या और क्यों ख़ास है। 19 तारीख है, अक्टूबर का महीना है, साल 2022 और आज ही का दिन था अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। जब आप देखते हैं तो 1630 में बोस्टन में पहली आम अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया, अक्टूबर की 19 तारीख को। 1739 में इंग्लैंड ने स्पेन के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान किया, यानी तारीख आज की थी 19 अक्टूबर की, साल था 1739। 1853 में आज ही के दिन अमेरिकी रियासत हवाई के अंदर पहली आटे की चक्की शुरू हुई, जिस चक्की का इस्तेमाल दुनिया भर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पहले जो है वो देसी तरीके से किया गया और उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी दुनिया भर के अंदर बढ़ती गई तो बिजली के साथ भी इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज के वक्त में किया जाता है। लेकिन असल में जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिकी रियासत हवाई से हुई थी 1853 में, तारीख आज की थी 19 अक्टूबर की। साल 1915 में आज के रोज ही रूस और इटली ने बल्गारिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया, 19 अक्टूबर अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। इसके अलावा साल 1932 में बरतानवी हुकूमत ने सोवियत यूनियन के खिलाफ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। आज के दिन वर्ल्ड ट्रेड के तौर पर इसको देखा गया। दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक इस मुआहदे के साथ नजर आए, जिन्होंने 1932 में जब बरतानवी हुकूमत ने सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिलाया तो इसकी तायीद भी दुनिया भर के अंदर की गई। साल 1950 में आज ही के दिन मदर टेरेसा ने कोलकाता के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बुनियाद रखी। शुरुआत आज के दिन हुई, यानी एक तरह से क्रिश्चियनिटी की मजबूती के लिए जो काम शुरू हुआ था या जिसे एक मिशन के तौर पर हिंदुस्तान के अंदर देखा जा रहा था, आज से ठीक 70 वर्ष कबल 1950 में मदर टेरेसा के हाथों शुरू हुआ कोलकाता के अंदर। 1970 में आज ही के दिन भारत में पहली मर्तबा तैयार किया गया जो MiG-21 तैयारा है, हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल किया गया। मौजूदा वक्त में इस्तेमाल होने वाला MiG-21 यानी MiG-29 के साथ या राफेल के साथ उड़ता हुआ जो आप जंगी तैयारा देखते हैं, जेट देखते हैं, MiG-21 या MiG-21 तैयारा, वो आज के दिन इंडियन एयरफोर्स में फिजाइया के अंदर साल 1970 में 19 अक्टूबर को शामिल किया गया था। और आज से ठीक 16 वर्ष कबल साल 2004 में चीन ने अपना पहला तिजारती मौसम सैटेलाइट लॉन्च किया, यानी ये वो टेक्नोलॉजी थी जो दुनिया भर के अंदर ये बता सकती थी कि इस खित्ते के अंदर कैसा मौसम आइंदा 24 से 48 घंटों में रहने वाला है। जिस महकमा मौसमियात की पर हम और आप सबसे ज्यादा इंहिसार करते हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी भी कुछ इसी तरीके से होती है, लेकिन चीन के अंदर जो पहला तिजारती मौसम सैटेलाइट लॉन्च करने का सिलसिला था वो साल 2004 में आज के दिन शुरू हुआ था। ये बड़ी बातें थी, ये तो एक लंबी फहरिस्त रहती है भारत और आलमी तारीख में, लेकिन चंद अहम वाकयात और बड़ी बातें जो रहती हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में, इतिहास में, तारीख में, वो आप तक पहुंचाना प्रोग्राम की हमारी जो अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहता है, प्रायोरिटीज में रहता है और ये तय फॉर्मेट के मुताबिक होता है। 8:41 हो गए हैं। शुरुआत अब फॉर्मेट के मुताबिक खबरों का करते हैं, खबरों से करते हैं और सबसे पहले जुनूबी कश्मीर चलते हैं, जहां पर
एक और कार्रवाई सनम की गई है सिक्योरिटी फोर्स से। बिल्कुल आसिफ, साउथ कश्मीर के शोपियां में जहां कल ही 2 गैर जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की मौत हुई थी और उस मौत के पीछे तब जो ग्रेनेड चलाया गया उसके पीछे पुलिस ने आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर बताया था कि इसमें इमरान बशीर मुलविस है और उन्हें पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और आज रात देर गई लगभग 2 से 3 बजे रात के बताया जाता है कि इसी शोपिया के जगह के नज़दीक के गाँव में गोलियां चली और पुलिस का ट्वीट भी आया कि पुलिस के ट्वीट में बताया कि इमरान बशीर जो है जो कल गिरफ्तार किया गया था उसकी वो मारा गया है, फायरिंग में मारा गया है। और फायरिंग में मारते हुए पुलिस का जो स्टेटमेंट है, पुलिस का ट्वीट है कि वो उसको वहाँ पे लिया जा रहा था, उसकी जो उसने बताया था इनपुट्स उसी पे लिया जा रहा था, वहाँ मिलिटेंट मौजूद थे और उनने फायरिंग की। ये पुलिस का ट्वीट है, पुलिस का बयान है, इस बयान को पुलिस ने जारी किया है, पुलिस के ट्वीट में ये बताया गया है। तस्वीरें उस मकाम की हैं जहां पर ऑपरेशन हुआ था और उसके साथ साथ पुलिस के ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आपको बता रहे हैं कि ये कहा गया, क्योंकि कल से जब कार्रवाई हुई थी तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये इतलात मिल रही थी कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन जारी हैं, रेड्स पड़ रही हैं और उस सिलसिले में कार्रवाई के लिए उस इलाके के अंदर जहां बताया जाता है कि ये बात जो है वो बशीर की तरफ से कही गई, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि साउथ कश्मीर के शोपिया के अंदर ही एक हाइड आउट भी है जहां पर कुछ हथियार है, असलाह है, गोला बारूद है और वहां पर बशीर को ले जाया गया। लेकिन इमरान बशीर जो कि दूसरे मिलिटेंट की चूंकि रात का वक्त था वहां फायर हुआ और इस दूसरे मिलिटेंट के फायर की वजह से जो हाइड आउट से शायद इलाके से फरार हुआ हो उसने गोली चलाई जो कि इमरान बशीर को लगी जिसकी मौत हुई। और उसके बाद सनम ये भी पुलिस का या सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि कार्रवाई की गई, हाइड आउट भी निकली, हथियार भी मिला, सारी चीजें। ये सारा पुलिस का स्टेटमेंट है इमरान बशीर के बारे में और इमरान बशीर को नौगाम के इलाके में इरशाद शाह भी हमारे साथ बिल्कुल हम इरशाद शाह से ये पुलिस का जो है ट्वीट है। और आपको बताएं इमरान बशीर की गिरफ्तारी के बाद कल ही सुबह ही पुलिस ने एक और जो है हाइब्रिड, जिसे पुलिस बता रही है हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया था। यानी 2 गिरफ्तारियां हुई थी इस मामले में और जो पहली गिरफ्तारी हुई थी लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने दावा कर दिया था कि उन्होंने ये हथगोला फेंकने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसकी आज रात के वक्त मौत वाक़ हुई है। शाह इरशाद हमारे साथ इस वक्त शोपिया से मौजूद है बराह रास्त। इरशाद, आप तक जानना चाहेंगे पुलिस का स्टेटमेंट है जो सुबह सुबह पहली खबर बनी, तो क्या ये जो नौगाम है जहाँ पे ये वाक़ा पेश आया, जहाँ पे पुलिस बताती है कि इस तरह से हुआ, तो ये कितना दूर है उस जगह से जहाँ पे कल अटैक हुआ था, जहाँ पे कल ग्रेनेड हुआ था? सर हम देखिए मैं बता दूं कि अगर इस इलाके की हम बात करें जो नौगांव बिहिल एरिया है जहाँ पे हाल ही में जो पंडितों की किलिंग हुई है और इस इलाके से ये हरमीन इलाका तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। और बता दूं कि कल जो है एडीजी ने जो है ये कहा कि हमने 2 हाइब्रिड मिलिटेंट को जो हिरासत में लिया है। इसमें से इमरान अहमद जो है वो जो उसने ग्रेनेड थ्रोअर था उसको हमने हिरासत में लिया है। और आज जो है 4 बजे पुलिस का कहना है कि 4 बजे जो है हमने जब उससे पूछताछ किया उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाइडआउट पे हम जो है हमारा हाइडआउट भी है और जो ही हम हाइडआउट के पास गए और वहां से जो कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देगी जिसके नतीजे में जो इमरान अहमद जो है वो वहीं पे जाँ बाक हुआ है। और इस वक्त अगर हम बात करें इलाके में जो है ये बताया जा रहा है कि और भी जो है मिलिटेंट इस वक्त जो है छुपे हो सकते हैं। बता दूं कि ये हाइडआउट था और हाइडआउट से जो है गोली चलने की आवाज आ गई। ये पुलिस बता रही है हाइड आउट था। इरशाद, क्या कोई पुलिस एहलकार, क्या कोई फोर्सेस का एहलकार इसमें जख्मी वगैरह हुआ है या सिर्फ इमरान बशीर मारा गया? देखो एहलकार की तो जख्मी की कोई खबर हमारे पास नहीं आई है। मैं इनको बता दूं कि ये 2 मिनट में जो ये सब कुछ हुआ है, 2 मिनट में सब कुछ हुआ है। 4 बजे रात जो ही फोर्सेस और जो ये मिलिटेंट है जो इमरान अहमद उस सस्पेक्ट जगह पे गई जहां पे मिलिटेंटों ने जो है पनाह रखा था और वहां से अचानक जो है इलाके में जो है गोली की सुनाई दी। उसके बाद ही ये पता चला कि इमरान अहमद जो है जो कल अरेस्ट हुआ है वो इसमें जो है जाँ बाक हुआ है। इसमें ये भी डिटेल्स जो कि पुलिस की तरफ से थी कि चूंकि ट्वीट में भी कहा गया है कि सर्च ऑपरेशन अब भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यहाँ रेड्स हैं, क्या कुछ और खुलासे पुलिस इसमें करने वाली है या अभी भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रेड्स पड़ रही हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं? क्योंकि पुलिस जो बता रही है कि कार्रवाई कल ही से नहीं पहले से हैं और सिर्फ इनके डिस्क्लोजर पर या इमरान के और उसके साथी के डिस्क्लोजर पर नहीं, कार्रवाइयां पहले से भी चल रही थी जहां जहां पर मुसद्दिक का इतलात थी। तो ये ऑपरेशंस अब भी जारी हैं इन इलाकों के अंदर या ये जो रात के वक्त में ऑपरेशन चला है वो भी ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है? इस हवाले से कुछ अपडेट मिल पाया हो?
देखिए, अगर ये ऑपरेशन की बात करें तो सिक्योरिटी को जो है कुछ जब से पंडित जो पूरन कुमार की हत्या हुई है उसके बाद जो है उस सिक्योरिटी को हाईलाइट पे रखा है। तो हाईलाइट पे रखने के बाद जो है वो कहीं गांव में जो है जितने भी विलेज वहां पे जो अपना मुहासरा चला रहा है और आज भी ऐसा ही हुआ। मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त की हम बात करें जो विहिल नावगांव में, वहां पे जो है बड़ी पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट है और 3 मिलिटेंट इसी इलाके में हो सकते हैं। बता दूं कि ये जो एरिया है बिल्कुल रिहायशी एरिया है आसिफ। यानी सर्च ऑपरेशन उस मकाम पर भी जहां एनकाउंटर के हवाले से अभी कोई खबर नहीं, उस जगह से भी आप अपडेट कर रहे हैं कि शायद एनकाउंटर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से जो है इन्होंने बोला कि 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, इसमें से जो है इमरान अहमद जो है कि मतलब जो डब्ल्यू के तौर पे काम करता था वो उसमें जंपाक हुआ है और उसके कहने के मुताबिक जो है 2 या 3 मिलिटेंट अभी भी उसमें हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शाद शोपियां से हमारे साथ थे। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बता रहे हैं कि अभी भी चूंकि जहां से हाइड आउट मिली, जहां असला बरामद करने की बात कही गई पुलिस की तरफ से, वहां हो सकता है कि और कुछ मिलिटेंट्स मौजूद हैं। ये तमाम शक व शुबहात हैं और इन खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेज फिलहाल इलाके से नहीं निकली हैं, लेकिन लश्कर के साथ जुड़ा हुआ मिलिटेंट इमरान बशीर गनई, जिसे हाइब्रिड मिलिटेंट के तौर पर पुलिस बता रही है, जो बताया जाता है कि जब हाइड आउट के करीब पहुंचे तो कॉन्टैक्ट हुआ, फायर ओपन किया गया वहां मौजूद मिलिटेंट्स की तरफ से, जिसके बाद ऑपरेशन को और वसी कर दिया गया है। इमरान बशीर गनई जो कि इसमें हलाक हुआ है, कल इसकी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल जैसे जैसे इसमें आगे अपडेट्स आएंगे तो मजीद आपको इस हवाले से और भी अपडेट्स बताएंगे। लेकिन बात जब सलामती सूरत हाल की हो रही है, मिलिटेंसी या टारगेट किलिंग्स के हवाले से हो रही हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक ताज़ा बयान भी सनम सामने आया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी करने की कोशिश की, बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का 2 दिन पहले दिया गया हुआ बयान बिना नाम लिए हुए उस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हमें माजी के 60-70 बरस भी देखने होंगे। बिल्कुल आसिफ, ये कल रात को शाम के जो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने कल अपनी स्पीच में जो कश्मीर की सिचुएशन है, मिलिटेंसी है, पुराना पास जो है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी उनको भी याद किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी याद किया और उस सारे के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पे जो कश्मीर वैली में सिक्योरिटी सिनेरियो है उस पर किस तरह से सरकार काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कल एक तरह से बताया कि सरकार को फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है और फोर्सेस जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं मिलिटेंसी के खिलाफ। लगातार कल ट्वीट्स भी LG ऑफिस से आ रहे थे और शाम गए उन्होंने जो उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया कि हमने कोई बेगुनाह नहीं मारा, कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने रियासत या मुल्क मुखालिफ काम किया, और चाहे वो सरकारी तंत्र में हो यानी निज़ाम का हिस्सा बनने वाले लोग हों, अगर वो भी किसी तरीके से दहशतगर्दी करते हैं या इसके बाहर हैं तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। फटाफट से लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान के चंद बातें आपको सुनाते हैं और उसके बाद मजीद आगे बात करेंगे। कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन यह भी सच है कि जो इकोसिस्टम लंबे समय से बनाया गया था और जानबूझ करके बनाया गया था, चाहे वो व्यापार में हो, सरकारी तंत्र में हो, उसको खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश हो रही। और एक बात मैं और कहूंगा जो कई बार मैं दोहरा चुका हूं, प्रशासन का एक ही मंत्र है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में किसी भी एक बेगुनाह आदमी की जान पुलिस या सुरक्षा बलों की गोली से नहीं गई। अगर कहीं संदेह पैदा हुआ है तो उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो करने की कोशिश की गई कि कुछ निर्दोष। गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे और अब आगे बढ़ेंगे। बात जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हुई है, लद्दाख की हो रही है या मुल्क की सलामती की हो रही है, तो एक बड़ा बयान भी जो वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया है सनम। बिल्कुल, जयशंकर का बयान आया और जयशंकर ने पास से लेके हाल तक की जो खास तौर पे कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पास में कांग्रेस या यूं कहें पास की सरकारों ने किस तरह से मुल्क की सलामती और मुल्क के दिफा के लिए इकदाम उठाए और आज किस तरह से सरकार मुल्क की सलामती का काम कर रही है, मुल्क के दिफा के लिए काम कर रही है, जयशंकर ने बताया। और उड़ी का इलाका हो, उड़ी के बारामूला में जो वाक़ा पेश आया था, उसके साथ साथ मुंबई, और ये सारे जो है मामला जो हैं मुंबई और उड़ी के जो हमले हुए थे उनका मुआवजा भी उन्होंने किया। और जयशंकर ने बताया कि पास से लेके आज तक जो कुछ भी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है और जिस तरह से मुल्क की जो खारजा पॉलिसी पास में थी उसमें बड़ी तब्दीली भी आई है। आज की सरकार जो है
वो जो फॉरेन अफेयर्स जो हैं उसमें बड़े पैमाने पर तब्दीली भी ला चुकी है। आसिफ, कहा कि साल 2008 में हमला हुआ तो अगर कार्रवाई कोई नहीं हुई, लेकिन उड़ी और बारामूला में उड़ी और पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ या नॉर्दर्न पार्ट्स में हुआ, बारामूला कहीं भी अगर चाहे वो हमने देखा कि सरहदी इलाकों में दरअंदाजी हो या फिर कहीं हमला हुआ हो, तो जवाबी कार्रवाई कैसे की गई, मवाजना 2008 के साथ कर लें। और मौजूदा वक्त की जो पॉलिसी है वो क्लियर है कि आप किसी भी तरीके से दहशतगर्दी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो इस वक्त खारजा पॉलिसी के साथ जोड़कर उन्होंने की, और कहा कि मुकम्मल तौर पर तब्दीली कैसे लाई गई इसका ये सबूत है कि पुलवामा और उड़ी के बाद जो कार्रवाइयां की गई। और दूसरी बात, लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर ही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी, जो हकीकी कंट्रोल लाइन है चीन के साथ लगने वाली सरहद है, वहां पर भी कैसे बैक किया गया अफवाज को, वो भी एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा सकता है। हैदराबाद में एक प्रोग्राम चल रहा था जहां पर उड़ी, बारामूला और लद्दाख का जिक्र वज़ीर ख़ारजा की तरफ से किया गया। बिल्कुल, जयशंकर जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर, उसका खास करके इस जो हैदराबाद का प्रोग्राम था, अपनी तकरीर में, अपने भाषण में उनका सबसे ज़्यादा मरकज़ यही रहा। और जिस तरह उन्हें 9/11 या मुंबई अटैक्स के बाद क्या कुछ सरकार ने किया और फिर आज की सरकार ने उन्हें मुआवजा करते हुए बताया कि चाहे वो पुलवामा का वाक़ा हो, उड़ी का हो, ये इन सभी वाक़ात के बाद किस तरह से रिस्पॉन्ड किया उन सब का, ये उन्होंने अपने इस तकरीर में, अपने कन्वेंशन के दौरान बताया। इसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। एक तो मैंने सुरक्षा, सिक्योरिटी की बात की थी। अब आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर एक देश जो है आतंकवाद का शिकार बना है तो वो भारत है, और इसका कारण भी आप सब जानते हैं। पर आप देखिए पिछले 8 साल में इसमें हम कितना चेंज ले आए। माने चेंज अपने लिए नहीं, दुनिया की सोच को हम एक किस्म से बदल सकते। तो एक तो जब भी हमारे यहाँ आतंकवाद की घटना हुई तो पिछले साल, अब मुंबई की कहानी तो देश भी जानती है, दुनिया भी जानती है, पर आप देखिए जो मुंबई में हुआ और इसको कंपेयर करिए जो उड़ी में हुआ और जो पुलवामा में, और उससे ज्यादा मैं आपको क्या कर सकता हूं कि आप देखते हैं कि सरकार की सोच, सरकार की पॉलिसी, देश की पॉलिसी अब कितनी बदल चुकी है। या देखिए कि आजकल लद्दाख में वहाँ सीमा में पिछले 2 साल से तनाव है, और हमारे लोग, हमारी सेना जो है कोविड के बावजूद, क्योंकि ये हुआ था जब हमारे यहाँ कोविड की उस समय मैंने तुरंत बहुत स्पाइक थी उस समय, कोविड के बावजूद जो है हम अपनी फौज वहाँ सीमा में ले तो जाए, पर हमने 2 साल से ज्यादा वहां उनको सपोर्ट किया। और आपको समझना चाहिए, जब हम सीमा की बात करते हैं, हम 10,000 फुट से 20,000 फुट की सीमा, इस ऊंचाई पर हमारे जवान जो है देश की वहां सुरक्षा कर रहे। और आप सोचिए कि इसके लिए एक तो उनका बलिदान, पर यह भी सोचिए कि देश में जो है देश की हिम्मत और सरकार की आत्मविश्वास कि हम जो है वहां अगर सीमा में चुनौती हो कि हम इसका मुकाबला करें। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बात कर रहे थे। हैदराबाद में प्रोग्राम था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर एपिक सेंटर बना। मौजूदा सूरत हाल के बीच सरकार की पॉलिसी या वाज़ेह पॉलिसी जिसे कहा जा सकता है, खारजा पॉलिसी, जिसका जिक्र हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक नहीं दर्जनों मरतबा अपनी तकरीर में किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर रूस और अमेरिका तक के साथ ताल्लुकात या बात करना या फैसले लेना, ये सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर पीठ थपथपाई गई है, और वही बात आज जयशंकर की तरफ से कही गई है। अब बात जरा लद्दाख की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम बदला है, लेकिन बदलते मौसम के साथ ही हादसात का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और लद्दाख से
एक दिलदोज सड़क हादसे की खबर है जहां पर 4 सयाहों ने अपनी जान गंवा दी है। बिल्कुल आसिफ, चारों के चार दिल्ली, 3 का दिल्ली से ताल्लुक है, एक उत्तर प्रदेश की रियासत से है और ये खरदुंगला पास जो है ये नोबरा की तरफ, जब लद्दाख से लेह से नोबरा की तरफ जाते तो वहाँ पे ये हादसा पेश आया। खरदुंगला जो है लगभग 18 से 1000 फीट की ऊंचाई पर है और इनमें से 3 का ताल्लुक दिल्ली से, एक उत्तर प्रदेश से है और ये चारों के चार से आते। एक फिसलन गाड़ी हुई है क्योंकि कल जो है बारिशें हुई, बर्फबारी भी हल्की, पहाड़ों पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई, निचले इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी हुई, तो उसकी वजह से थार गाड़ी थी और थार गाड़ी को ये हादसा पेश आया है खरदुंगला पास पे। खरदुंगला आपको बताएं लेह और नोबरा का जो रास्ता है, ट्रैक है, उसमें के बीच में ये ऊंचा पहाड़ी है वहाँ पे और लगभग 200 फुट जो नीचे जो गाड़ी है वो नीचे गहरी खाई में जा गिरी थी। चारों लोगों के ताल्लुक से बताया जाता है कि ये खरदुंगला पास के आसपास तस्वीरें जो आपके सामने हैं, चूंकि ये सबसे ऊपरी इलाका है, खरदुंगला दर्रा जिसे कहा जाता है, वहां पर ये सयाह सैर तफरी के लिए गए थे, लेकिन चूंकि मुश्किलात उस वक्त रहती हैं जब इन बालाई हिस्सों में बर्फबारी या बारिश होती है, तो यहाँ पर जो सिर्फ लोकल्स हैं वो बेहतर तरीके से गाड़ी चला सकते हैं, चलाना जानते हैं और इसके लिए महकमे की तरफ से या टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरीज वक्तन फ़क्तन जारी करता रहता है इस सिलसिले में कि कहीं इस तरह के हादसा पेश ना आए। इतना ही नहीं, एक और हादसे की भी खबर है जहां पर मजीद 2 लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं और 4 लोग जो मारे गए हैं इनकी जो शनाख्त पुलिस की तरफ से अब तक की गई है, या जो 4 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, इनमें एक तो मोहम्मद फिरोज सन ऑफ मोहम्मद फयाज, ये सीलमपुर उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली का, जीशान अहमद जो है ये मुरादाबाद यूपी से था, रियाज और इसके अलावा एक और शहरी आजम खान, ये दोनों ये भी दिल्ली के रहने वाले थे। मोहम्मद इसाक हमारे साथ लद्दाख से इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन पर, चलिए उनसे राब्ता करते हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि लद्दाख के अंदर रुकने पार्लियामेंट जो है जमयांग सेरिंग नमग्याल और लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर की तरफ से ट्वीट करके भी इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया है और दूसरी तरफ हर मुमकिन इमदाद जो मुतासर अफराद तक पहुंचाई जा सकती थी, कोई और अगर इनके साथ था तो उस ताल्लुक से भी बात इनकी तरफ से की गई है। एमपी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि उन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज के साथ बात की है क्योंकि यहाँ पर मुश्किल इलाका था, फौज हो, लोकल पुलिस हो, उसका पहुंचना सबसे पहले ज़रूरी रहता है क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात यहाँ बड़ी कम होती है और खरदुंगला पास वो है जहाँ पर आमतौर पर ट्रैकर्स जाते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए लोग जाते हैं। उस इलाके के अंदर थार जीप जो हादसे का शिकार हुई है। इसाक हमारे साथ हैं। इसाक, क्या कुछ मजीद डिटेल्स हैं हादसे के हवाले से और तमाम डेड बॉडीज क्या रिकवर हो चुकी हैं? जी आसिफ, आपको बता दें कल शाम देर गई जो एक्सीडेंट खरदुंगला, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एंड हायर पास मोटरेबल रोड वहां से जाते हैं, वहां पे एक थार का एक्सीडेंट हुआ था। थार जो है रोड से खाई में गिरी थी, तो उस रोड हादसे में एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हुई थी और चारों को लेह जो है वो शिफ्ट किया गया है। इस तरह की खबर जो है कंसर्न से हमें देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से आपको बताते चले, इन दिनों लगातार मौसम में काफी तब्दीली देखने को मिल रहा है और हायर रीच में बर्फबारी भी सुबह शाम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लद्दाख की जानिब से भी एडवाइजरी जारी किया है, यानी उनका कहना है कि 19 और 20 तारीख को लाइट से मॉडरेट स्नोफॉल हायर रीच में देखने को मिल रहा है, जिसमें खरदुंगला पास, पिंजला, चांगला और जोजिला पास जैसी जगहों पे जो है मॉडरेट बर्फबारी होने की जो है इम्कान बताया गया है। तो ये जो हादसा है ये खरदुंगला पास पे हुआ है, जहाँ पे कल बर्फबारी होने की वजह से रोड काफी फिसलन होने की वजह से जो थार है इसाक इस इलाके में कितनी इस इलाके में लगभग कितनी बर्फ पड़ी हुई है इस वक्त? जो कल रात के एडवाइजरी जो जारी की सरकार ने पहले ही बताया था मौसम विभाग ने, तो लगभग कितनी बर्फ पड़ी हुई है इस इलाके में अभी तक? जी, बर्फ तो काफी कम है, लेकिन जब पहली बर्फबारी होती है और हायर रेंज में जब हल्की हल्की बर्फबारी होती है तो रोड काफी स्लिपरी हो जाता है। बर्फ की अगर डेप्थ की बात करें वो 2 से 3 इंच जो है वो खरदुंगला पास पे बताया जा रहा है। जिस तरह से वहां से जो मुसाफिर आए हैं उनका कहना है। और दूसरी जानिब जब हल्की हल्की बर्फबारी होती है और जब
ब्लैक टॉपिंग के ऊपर, मैग्नेटाइज्ड रोड के ऊपर हल्की बर्फबारी हो जाए तो रोड काफी बहुत स्लिपरी हो ज्यादा जाता है। ये बताइए, डेड बॉडीज को ले जाने के लिए या उनके घरों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की एलजी, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की, वो क्या कर रही है? क्या डेड बॉडीज को ले जाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? फिलहाल तक की खबर के हिसाब से डेड बॉडीज को लेह जो है वो पहुंचाया गया है और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, लोग हैं, वो इस में जुटे हुए कि डेड बॉडीज को कैसे अपने घरों में पहुंचाया जाए। और फिलहाल ये खबर है कि डेड बॉडीज लेह में है और कैसे उनको पहुंचाया जाए उस हवाले से फिलहाल जानकारी नहीं थी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, हमारे साथी लद्दाख से। और मोहम्मद इसाक जानकारी दे रहे थे, लद्दाख में 4 लोगों की मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ, और ये एक्सीडेंट जो है फिसलन की वजह से हुआ है। वो लोग जो कश्मीर को या बर्फबारी में ड्राइविंग वगैरह के हवाले से कम अगर जानते हो तो उनके लिए मैं थोड़ा तफसील बताता चलूँ कि अगर बर्फबारी हो रही है, अगर ज़्यादा बर्फबारी हुई है, आपके यहाँ 6 इंच 7 इंच बर्फ पड़ी है तो फिर फिसलन का कम खतरा रहता है। लेकिन अगर बर्फ कम है, रोड पे 1 इंच से 1.5 इंच या 2 इंच के करीब बर्फ है, तो उस वक्त आपकी गाड़ी को फिसलन का बड़ा खतरा रहता है। तो एहतियात उस वक्त सबसे ज़रूरी है कि आप छोटे जो गियर हैं गाड़ी के, उसमें गाड़ी ना चलाइए। और साथ साथ में अगर आपको लगता है कि आप हाईली ट्रैक पे जा रहे हैं, फिसलन है, तो ज़रूरी एहतियात कीजिएगा। और एहतियात में अगर आपको पास नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा तजुर्बे की बुनियाद पे हम बताते चलें कि उस वक्त अपने लगता है आपकी फिसलन है तो उस वक्त अपने गाड़ी की जो हवा है, व्हील टायर जो है उनकी जो हवा है, वो उसको आधे से भी कम कर दीजिए। उससे ये हो जाएगा कि आपका व्हील जो है, आपका गाड़ी का टायर जो है, वो पकड़ ज़मीन पे पकड़ेगा और जो फिसलन जो है उसमें कम हो जाएगा। लेकिन पहली शर्त यही है कि आपने स्लो ड्राइविंग करनी है, एहतियात करनी है और देखभाल के जहाँ जहाँ से फिसलन होगी बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार मौसम की बात कंटिन्यू करेंगे, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और आपको बताएंगे कि फिजाई रवाबित हैं, क्या वो आज हो पाएंगे या नहीं, एयर ट्रैफिक का क्या सिलसिला कैसे चलने वाला है, नेशनल हाईवे की अपडेट, मुगल रोड से लेकर तमाम जो अपडेट्स अभी आ रही हैं, और इसके अलावा एक और कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है, इस पर भी अपडेट। हमारे साथ रहेगा, बस थोड़ी देर में वापस आते हैं।